क्या जो मोमडन समाज होता है, उनकी जो लड़कियां होती हैं, वो पीरियड्स के दौरान नहाती नहीं है। पीरियड्स या मासिक धर्म आज हमारे समाज में एक कलंक के रूप में इसे देखा जाता है और इसका पूरा प्रभाव हमारे समाज की महिला या लड़कियों पर पड़ता है। क्या ये उनके साथ सही है? क्या उनके साथ ये इंसाफ हो रहा है? आज इसी टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए हमारे बीच जो शख्स आए हुए हैं, उन्होंने इसी पे एक खास तरह की पढ़ाई करी है और उनसे आज हम इसी टॉपिक पे और भी जो पब्लिक के सवाल हैं, जो हमारे पास पब्लिक ने भेजे हैं, उन सब सवालों को क्लियर करेंगे। वेलकम टू द ऑडिट टॉक्स। मिलते हैं मिस्टर मासूम से और जानते हैं इस टॉपिक की पूरी जानकारी। तो मासूम सर, कैसे हो आप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू और अपनी पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। तो आज हम चलते जो भी टॉपिक्स हैं या फिर जो भी सवाल हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो बताइए क्या सवाल हैं पब्लिक। तो मासूम सर, आज जो हमारी पब्लिक का सबसे पहला सवाल है और सबसे कॉमन सवाल है, यह है पीरियड्स क्या होता है और इसका हमारे लाइफ में क्या रोल होता है? तो बेसिकली अगर पीरियड्स की बात करें ना तो बायोलॉजिकल टर्म्स में इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं हम। जो नॉर्मल अगर आप नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोलो तो जिसको अ, महीना भी बोल देते हैं हम या फिर मतलब अलग अलग लोकल एरियाज के अकॉर्डिंगली सब यूज करते हैं। अब पीरियड्स जो है वो एक पीरियड जो नाम है ना एक दिन दिन का पड़ा हुआ है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो फर्स्ट डे से लेके 28 टू 29 डेज का होता है। तो यही एक पीरियड है जो फर्स्ट टाइम जो पीरियड होता है किसी भी फीमेल्स को। तो जैसे प्यूबर्टी में आते तो पीरियड्स उनके स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम होता है उसको हम मेनार्क बोलते हैं। और पीरियड जो है ना वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में कि हमारा जो वजूद है, हमारा होना पीरियड से डिसाइड करता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे अगर किसी फीमेल को पीरियड्स नहीं हो रहे तो वो फर्टाइल भी नहीं है। फर्टाइल क्यों नहीं है? तो अगर आप मेंस्ट्रुएशन देखेंगे तो मेंस्ट्रुएशन हमारा 28 से 29 दिन का होता है, जिसमें कि टोटल 4 फेज़ होता है। और जैसे सबसे पहला फेज़ मेंस्ट्रुअल फेज़, फिर फॉलिकुलर फेज़, फिर ओव्यूलेटरी एंड देन उसके बाद सेक्रेटरी फेज़ होता है। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी औरत है और वो कंसीव नहीं कर पाती। अगर जैसे कंसीविंग नहीं हुआ या फिर कोई स्पर्म एंटर नहीं करता है तो अब जो एग रिलीज़ हुआ है, उसका बाहर आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फर्टिलाइज़ नहीं होता। तो वो जो एग बाहर रिलीज़ होता है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं या फिर उसी को हम एक्चुअली में पीरियड बोलते हैं, जो कि पूरा 28 से 29 दिन का होता है। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो, फॉलिकुलर फेज़ या फिर ओव्यूलेटरी फेज़ या ल्यूटेल फेज़, ये हर एक फेज़ का अपना-अपना काम है और हर एक फेज़ अ, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जितना हम एक्चुअली में बोलते हैं ना पीरियड्स के बारे में और जितने बात नहीं करते, ये उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है, वो हमारा 3 से लेके 5 दिन का होता है, जिसके अंदर जो हमारा यूटेरस जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं, तो उसकी जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, उसका डिजेनरेशन होता है क्योंकि एग फर्टिलाइज़ नहीं हुआ। क्योंकि एग फर्टिलाइज़ नहीं हुआ तो वहाँ पे एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन जो जाइगोट बना है वो इम्प्लांट नहीं होता, जिसके वजह से उसका डिजेनरेट करना ज़रूरी है। अब वो डिजेनरेट होगा तो उसका बाहर आना भी ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट थर्ड 3 टू 5 डेज़ होता है उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लीडिंग होता है। उस ब्लीडिंग में ब्लड या फिर म्यूकस या अनफर्टिलाइज्ड एग को देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट फेज़ है हमारा वो फॉलिकुलर फेज़ है, जो कि 13वें दिन से छठे दिन से लेके 13वें दिन तक होते हैं, जिसमें कि क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल, जो एस्ट्रोजन लेवल होता है बेसिकली उसका हाई होना हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम जो पहले डिजेनरेट कर चुका है, वो उसका डिजेनरेशन होना थोड़ा-सा स्टार्ट हो जाता है एंड फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी होना स्टार्ट हो जाता है। एंड 14th डे जिसको ओव्यूलेटरी फेज़ बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जहाँ पर एग का रिलीज़ होना होता है। क्योंकि वो डिसाइड करता है कि कोई भी फीमेल पार्टनर जो है वो कंसीव कर सकती है, नहीं कर सकती, या फिर फर्टाइल होती है या नहीं होती। एंड देन उसके बाद वो लास्ट फेज़ आता है ल्यूटेल फेज़, जहाँ पे जो डिजेनरेटेड एग होता है वो कॉर्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो कॉर्पस ल्यूटेम प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है एंड प्रोजेस्टेरोन वापस से वो एंडोमेट्रियम को
मेंटेन करने में हेल्प करता है ये। तो देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एग रिलीज। एंड अगर एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलिटी कैसी होगी? अगर फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी तो फिर जो कंटिन्यूटी है, ये जो ह्यूमंस की कंटिन्यूटी है, हम जो आ रहे हैं, हमारा जो जनरेशन जो है वो बनेगी कैसे? है कि नहीं है? तो जो हमारा आज का दूसरा सवाल है वो है, आज भी पीरियड्स को इतनी गंदी नज़र से क्यों देखा जाता है, जबकि हम 21st सेंचुरी में हैं? मतलब अगर आप देखो तो मॉडर्नाइजेशन तो है। अब मॉडर्नाइजेशन, अब इसको क्या ही बोले, ये तो नाम का ही। अब जो हम वेस्टर्न कल्चर तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर आप अगर आप देखोगे तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेके ही वेस्टर्न कल्चर फॉलो होता है। अभी भी अगर आप किसी भी गाँव में चले जाओगे तो पीरियड्स के बारे में उतनी बात नहीं होती। क्यों नहीं होती बात? क्योंकि कहीं न कहीं सोसाइटी पीरियड्स को लेके या मेंस्ट्रुएशन को लेके एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ है, एक कलंक की तरह देखते हैं कि अगर अपने किसी ने ये बात कह दी या कोई बात कर रहा है किसी के बीच में, तो बहुत अजीब सा बिहेवियर हो जाता है उसके प्रति किसी भी लोगों का, अगर आप किसी भी रूरल एरिया में चले जाते हो। और आपने एक मूवी भी देखी होगी, वो अक्षय कुमार वाली पैडमैन, उसमें भी बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरीके से रूरल एरिया में इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती। अच्छा, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती, इसका एडवर्स इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है? इसका एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है डायरेक्टली वुमेन्स पे या औरतों पे। क्योंकि क्योंकि ये अच्छे से लोग बात नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से गाँव घर के इलाके में जहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जो सामान हैं बेसिकली मेंस्ट्रुएशन के लिए या फिर पीरियड्स को कंट्रोल करने के लिए या उसको हाइजीनिक बनाने के लिए, वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे अभी भी कोई भी नॉर्मल कपड़ा या गंदा कपड़ा यूज़ किया जाता है फॉर क्लीनिंग पर्पस या फिर किसी भी तरीके से, जो कि पूरी तरीके से अनहाइजीनिक है। और इससे पूरा डर बनता है कि कहीं न कहीं इन्फेक्शंस ना हो जाए। क्योंकि वो है क्या, अनफर्टिलाइज्ड एग है, ब्लीडिंग है, जो म्यूकस रिलीज़ हो रहा है, तो उसका अच्छे से डिस्पोज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब बात करना ही एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता है गाँव घर के इलाके में। इस वजह से इन सब के बारे में लोग उतना बात नहीं कर पाते। तो मासूम सर, जो हमारा तीसरा सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजा था। तो उनका सवाल है, सभी जो धर्म होते हैं और उनके जो कल्चर होते हैं, उनमें पीरियड्स को कैसे अप्रोच किया जाता है? अच्छा, वैसे तो अलग हर हर इंसान का या फिर हर रिलीजन का, हर धर्म का अलग-अलग मानना है। बट खैर आज के डेट में जो जो वेस्टर्नाइज़ कल्चर है, जो वेस्टर्न लोग हैं, वो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वुमेन एम्पावरमेंट, है कि नहीं? वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिल सके। लेकिन जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर धर्म को लेके चलो, जैसे हिंदुइज़्म में ही देखते हैं। अगर आप हिंदुइज़्म में देखोगे तो जो अब हिंदुइज़्म में जो पूजा है या मंदिर है, इन सब के रिलेटेड जितने भी काम काम जितने भी हैं, जैसे पूजा करना हो, तो जो औरतें जो पीरियड्स के दौरान चल रही होती हैं, उनको सख्त मना किया जाता है कि आप पूजा नहीं कर सकते या फिर आप मंदिर में एंटर नहीं कर सकते। कहीं न कहीं ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, वो इस वजह से। अगर आप इसको साइंटिफिक बेसिस पे देखोगे तो ये ऐसा है कि अब शुद्धिकरण वाली बात है, इम्प्योरिटी वाली बात है। क्योंकि लोगों का मानना है ये कि अगर आप पीरियड्स आपके हो रहे हैं या फिर किसी भी औरत के पीरियड्स चल रहे हैं तो कहीं न कहीं इम्प्योर माना जाता है। वो इम्प्योर इसलिए माना जाता है, वो जस्ट बिकॉज़ कि ब्लीडिंग हो रहा है। अब इसका कोई एक ठोस कुछ वो है नहीं, बस ये लोगों का मानना है। क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है तो इस वजह से वो इम्प्योर है, क्योंकि वो इम्प्योर है तो वो पूजा नहीं कर सकती या फिर मंदिर नहीं जा सकती, तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा फ़ेज़ भी है, जिसमें अगर आप तमिलनाडु के मदुरई में जानोगे, तो वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन को एक सेलिब्रेशन के तौर पे देखा जाता है। वहाँ पे एक पावर, शक्ति के रूप में देखा जाता है कि जो औरतें जो है मेंस्ट्रुएट करती हैं या फिर पीरियड्स जिनको होता है, वो बहुत पावरफुल माना जाता है। जैसे जो कामाख्या देवी टेम्पल है, आपने कई बार सुना भी होगा कामाख्या देवी टेम्पल के बारे में। तो वहाँ पे गॉडेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन
गॉडेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन की पूजा की जाती है। वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन को लेके सेलिब्रेशन किया जाता है, वहाँ पे त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो है औरतों का पावर दिखाती है, मतलब एम्पावरमेंट की बात करती है। इसी बीच एक और सवाल था, मैंने उसे हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मेरे पास किसी ने भेजा था। क्या जो मोमडन समाज होता है, उनकी जो लड़कियां होती हैं, वो पीरियड्स के दौरान नहाती नहीं है? तो इसका क्या जवाब, देखो अब तो लोगों का क्या है, लोगों का बस ये जो है ना, ये जो बातें जो बनाई जाती हैं, लोग तो ऐसा है कि कुछ भी बात बनाते हैं, फिर वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो वो 10% की बातें वो 11% होती है, फिर वो कंपाउंडिंग, बातों में भी लोग कंपाउंडिंग कर देते हैं। बात स्टार्ट क्या होती है और एंड में पहुंचता कहाँ है और क्या से क्या हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो मुस्लिम्स में है, मुस्लिम्स में ये माना जाता है कि क्योंकि मुस्लिम्स का जो मेन दो दो मेन जो पिलर्स है वो ये है, नमाज पढ़ना एंड फास्टिंग करना, जो रोजे रखना जिसको हम बोलते हैं, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी के साथ किया जाता है। तो अगर आप इम्प्योर हो तो आप एलिजिबल नहीं होते वो चीज़ करने के लिए। और ये माना जाता है कि जो औरतें मेंस्ट्रुएट कर रही होती हैं, जो पीरियड्स से चल रही होती हैं, वो इम्प्योर होती है। तो अगर वो इम्प्योर है तो वो ना तो नमाज पढ़ सकती हैं और ना ही वो रोजे रख सकती हैं। क्योंकि वो रोजे नहीं रख सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, तो हो सकता है किसी इंसान का नहाने का मन ना हो सकता है किसी इंसान का नहाने का मन हो। तो नहाना नहीं नहाना मेंस्ट्रुएशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो सिंपल ये है कि क्योंकि वो इम्प्योर है, प्योरिटी नहीं है, इस वजह से वो ना तो रोजे रख सकती है ना ही नमाज पढ़ सकती है। ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, या फिर इसको एक लिमिटेशन के तौर पे भी देखा जाता है। अब इसको अच्छा मानो बुरा मानो, अभी जो है वो वही है। अगर इसी में अगर आप क्रिश्चियनिटी की भी बात करो तो क्रिश्चियनिटी भी क्या है एक्चुअली, तो क्रिश्चियनिटी में भी सेम यही है, इम्प्योरिटी, और कुछ अलग नहीं है। वो भी इम्प्योरिटी से देखते हैं कि भाई क्योंकि इम्प्योर है इस वजह से कुछ थोड़े मोड़े रेस्ट्रिक्शंस होंगे, क्योंकि कल्चर उनका उतना वास्ट नहीं है जितना हमारा है, और जितना हिंदुइज्म में है, जितना मुस्लिम्स में है, उतना क्रिश्चियनिटी में नहीं है। इस वजह से शायद उन पे उतना ज़्यादा इफेक्ट ना करता हो, लेकिन फिर भी वो भी इम्प्योरिटी को लेके चलती है। एंड लेकिन आज क्योंकि वेस्टर्नाइज हो है सारे के सारे, मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो लोग जो है इसको नॉर्मलाइज रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहीं इम्प्योरिटी नहीं है, ये सब सब नॉर्मल है, सब चीज़ नॉर्मल है। तो एक पावर के तरीके से देखा जाता है। तो जो हमारा आज का चौथा सवाल है वो ये है, पीरियड्स के दौरान हाइजीन रहना कितना जरूरी है? अच्छा, पीरियड्स के दौरान हाइजीन रहना कितना ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो ब्लीडिंग ही तो है। इंटरनल जो लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियल लेयर्स, उनका डिजेनरेशन एंड वो डिजेनरेट होके बाहर आना, तो उसमें कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल है, म्यूकस है और अनफर्टिलाइज्ड एग है। तो हो सकता है अगर आप सही से हाइजीन नहीं रखते हो, या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्लीन नहीं करते हो, या फिर सही पैड्स यूज़ नहीं करते हो, क्लीन कपड़ा यूज़ नहीं करते हो, तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। और अगर आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके डिसएडवांटेज बहुत है, या फिर ये आपके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसको डैमेज कर सकता है, जिससे कि हो सकता है कि आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट कर जाए। इसी में एक सवाल था, क्या इससे किसी लेडीज या महिला की डेथ हो सकती है? क्या ये संभव है? अच्छा, मेंस्ट्रुएशन में अगर देखोगे तो मेंस्ट्रुएशन के डिसऑर्डर्स, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है तो ऑब्वियस है इसके डिसऑर्डर्स होंगे, क्योंकि हर एक इंसान नॉर्मल नहीं होता, हो सकता है वो एबनॉर्मल हो, या फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके से कुछ चेंजेस आ गए हो, या फिर वैसे तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है या फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे कि किसी इंसान को स्ट्रेस है, या फिर खाना पीना, हैबिटेट, बहुत सारी चीज़ें, या फिर ड्रग, है ना, ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हो सकता है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाए। अगर डिसऑर्डर की बात करें तो हमारे पास बहुत तरीके, जैसे एमनोरिया है, डिसएमनोरिया है। जैसे आप एमनोरिया में देखोगे तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन,
कि किसी भी औरतों को मेंस्ट्रुएशन ही नहीं हो रहा। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो ऑब्वियस सी बात है एग रिलीज नहीं हो रहा होगा, और एग रिलीज नहीं हो रहा होगा तो फिर कंसीव कैसे करेगी, फर्टिलिटी कैसे होगी। डिसएमेनोरिया में देखोगे तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, कई बार इतना ज़्यादा पेन हो जाता है कि किसी इंसान के लिए सहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है बहुत ही एडवर्स कंडीशन, बहुत एडवर्स कंडीशन कि डेथ हो जाए, बट ऐसा कोई केस नहीं है देखने को मिला, और मिलता भी है तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो शायद हो सकता है कि हो जाए। लेकिन डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली, तो डिसऑर्डर्स में डिसएमेनोरिया है, एमेनोरिया है, और एबनोरिया है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें। और इसी में एक जो लड़कियों का, बहुत सारी लड़कियों का एक ही सवाल था, क्या पीरियड्स के दौरान जो उनको जो पेन होता है, क्या उसे कम करने के लिए वो दवाई का इस्तेमाल कर सकती हैं? अच्छा देखो, अब इसमें भी ये सब रेफरेंस फ्रेम की बात है। अब क्या है इसमें कि अब कई पेन ऐसा हो सकता है कई बार मेंस्ट्रुअल पेन कि वो अनबियरेबल हो, और जब कोई भी चीज़ अनबियरेबल हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई उपाय तो अपनाना पड़ता है। अगर नॉर्मल पेन है, जैसे नॉर्मल लोगों का होता है, अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है तो आप कोई भी वार्म बैग जो है वो इस एरिया, जो पेल्विक एरिया, यहाँ पे आप इसको होल्ड करके रखो, तो जो क्रैम्प आता है उस क्रैम्प से थोड़ा सा बेटर फील कर सकता है इंसान। बट अगर एबनॉर्मेलिटी है या हैवी ब्लीडिंग हो रहा है या हैवी पेन हो रहा है तो उसके लिए सिंपल है, डॉक्टर को कंसल्ट करो। अगर डॉक्टर मेडिसिकेशन प्रिस्क्राइब करता है तो क्यों नहीं ले सकते हैं अगर ज़्यादा पेन है। तो आज का जो हमारा 5वां सवाल है वो ये है, पीरियड्स फर्टिलिटी अवेयरनेस में क्या रोल प्ले करता है, क्यों ये ज्यादा बताया नहीं जाता है? अच्छा, ये जो है इसको मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आजकल आप देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे जो इनफर्टिलिटी के केस देखने को मिलते हैं। और इनफर्टिलिटी, जब भी बात की जाती है इनफर्टिलिटी, या फिर अगर कोई कपल है जो कंसीव नहीं कर पाता तो उसको सीधा सीधा जोड़ा जाता है फीमेल से। क्योंकि जो मेल है ना, मेल का ईगो वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उसमें दिक्कत होगा है। और मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है कि मेल्स में दिक्कत होता है, चाहे वो स्पर्म क्वालिटी खराब हो, चाहे वो स्पर्म काउंट खराब हो। लेकिन ब्लेम जो हम डायरेक्ट किस पे कर देते हैं, सीधा फीमेल्स पे कर देते हैं। लेकिन मोस्ट कई केस ऐसे भी होते हैं कि जो कपल्स है वो सही है, नॉर्मल है, मेल पार्टनर भी सही है, फीमेल पार्टनर भी सही है, बट फिर भी इनफर्टिलिटी है, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे। तो कंसीव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है। और नॉलेज क्यों नहीं है, जैसे कि मैंने बोला कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो पूरा 1 से लेके 28 से 29 दिन का होता है। एंड 1 से लेके 28 से 29 दिन का जो वो बीच में जो 14th डे आता है, वो 14th डे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर प्रेगनेंसी के रिलेटेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 14th डे होता है जहाँ पे हर महीने अल्टरनेटिंग तरीके से जो ओवरी है हमारा, वो अंडा रिलीज करता है, मतलब एग रिलीज करता है। अच्छा, वो एग रिलीज करेगा तभी कोई भी स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 14th डे पे एग रिलीज करता है। अगर आपको ये पता ही ना हो कि 14th डे पे एग रिलीज हुआ या फिर 14th डे पे ही एग रिलीज होता है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कब सेक्सुअल एक्ट करना है और कंसीविंग के चांसेस कब हो जाते हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट रोल है, वो है स्पर्म का। क्योंकि अगर आप स्पर्म की बात करोगे तो स्पर्म जो है 72 आवर्स तक एक्टिव रहता है, कि 72 विद इन 72 आवर उसको एग चाहिए ताकि वो फर्टिलाइज कर पाए। तो जैसे 14वां दिन है जो 14th डे है, 14th डे से 3 दिन पहले एंड 14th डे के 3 दिन बाद, कि आप 14th डे भी होगा तो 3 दिन बाद तक क्या कर सकता है, स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है। एंड 14th डे से 3 दिन पहले तक अगर स्पर्म एंटर कर जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो भी वो फर्टिलाइज करने के चांसेस हो जाते हैं। तो कंसीविंग के प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती, कब? 10 से लेके 17 के बीच में। लेकिन ये पॉसिबल कब है कि आप 10 से लेके 17 के बीच में
आप जो भी है सेक्सुअल एक्ट उसको परफॉर्म करो। वो जब होगा जब आपको पता होगा। अगर आपको पता ही नहीं कि 10 से लेके 17 दिन के बीच में जो है प्रोबेबिलिटीज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाते कंसीविंग के, तो आप मान लेते हैं कि 8वें दिन जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, उसके 8वें दिन आप घोड़े दौड़ा रहे। तो वो घोड़े दौड़ाने का फ़ायदा क्या है? जब एग ही नहीं आ रहा, तो स्पर्म वहाँ पे करेगा क्या? स्पर्म का कोई काम नहीं होगा। वो रहते-रहते सड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा वहाँ से। वो डिजेनरेट वो वापस से बाहर आ जाएगा। फ़ायदा क्या है? फिर एग जब रिलीज़ होगा पता चलेगा वहाँ पे स्पर्म ही नहीं है। फिर रिदम जो क्या बोलते हैं सिंक नहीं बना ना, प्रॉपर सिंक होना ज़रूरी है कि एग रिलीज़ एंड स्पर्म का पहुँचना। जब तक स्पर्म पहुँचेगा नहीं और एग रिलीज़ होगा नहीं और दोनों मिलेंगे नहीं, तब तक फर्टिलाइज़ कैसे होगा? तो पता चलता है एग रिलीज हो रहा है, बट जब स्पर्म पहुंचा है तो उस समय एग नहीं, जब स्पर्म पहुंचा है उस समय एग रिलीज नहीं। तो ये जो अनसिंक्रोनाइज्ड जो वे है, ये आता है लैक ऑफ नॉलेज। जब आपको पता नहीं है तो ये सीधा सीधा इसको फर्टिलिटी से जोड़ा जाता है कि भाई अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, लोग तो और दुनिया बात बनाएंगी या फिर आप भी खुद सोचोगे कि भाई इनफर्टिलिटी का तो केस नहीं है। बट ऐसा नहीं है, इनफर्टिलिटी नहीं है। हो सकता है कि आप सही टाइम पे घोड़े ना दौड़ा रहे, अगर सही टाइम पे दौड़ाओ तो हो सकता है कि कंसीव कर जाए। तो दोस्तों, जो आज के हमारे सवाल थे वो मिस्टर मासूम ने बहुत ही अच्छे से क्लियर करे हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में और भी अगर सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम दोबारा सर से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की नॉलेज वाली और वीडियो हम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।